चैनल काबिल बना दो सिविकल। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक बात करने वाला हूँ वो है आपका कक्षा 11 का भूगोल ज्योग्राफी का जो है तीसरा लेसन है जो कि अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र पे हम लोग बात करेंगे आज। और आपको बता दूं कि यही चैप्टर अफवाह तंत्र अफवाह के नाम से जो है क्लास 9th में भी यही चैप्टर है। तो दोनों को मैं साथ में कवर कर रहा हूँ। पहला दूसरा चैप्टर मैंने कवर किया है। ये तीसरा चैप्टर अफवाह तंत्र, इसको हम लोग आज कवर करेंगे अच्छे से बेहतरीन विथ मैपिंग के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं बेसिक पॉइंट, पहले शुरुआत करते हैं अफवाह तंत्र। अगर बात करें तो यही शुरुआत करते हैं अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र क्या है? अफवाह तंत्र की बात करें तो अफवाह तंत्र मतलब नदियों का एक जाल होता है, एक तंत्र होता है। ऐसे समझते हैं सिंपल से कि एक नदी होती है, कोई एक मुख्य नदी होती है, ठीक है, उसकी विभिन्न शाखाएं भी होती हैं, उसकी जो है विभिन्न शाखाएं भी होती हैं, जो कई नदियां होती हैं कुछ इस टाइप से। यानी ये जो नदी है, ये वाली जो नदी आपको दिख रही है यहाँ पे, एक मुख्य नदी है और इस मुख्य नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। ये कह सकते हैं एक मुख्य नदी है, एक जो है मुख्य नदी है और एक इस मुख्य नदी के कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है, कुछ सहायक नदियां हैं, इसको हम कहेंगे सहायक नदी, ठीक है। तो एक मुख्य नदी की इतनी सारी जो शाखाएं हैं, ये जो नदियां हैं, इसी को तंत्र कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं। जैसे एक मानव है, मानव के जो बॉडी पूरी है एक सिस्टम है, उसका तंत्र है। हाथ में हाथ को अलग देखेंगे तो पैर अलग देखेंगे, पूरे की एक संरचना जो बॉडी की बनी हुई है, पूरा मिलकर जो बॉडी बना हुआ है उसके अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम है, एक तंत्र है। उसी प्रकार से एक मुख्य नदी होती है, मुख्य नदी की सहायक नदियां होती हैं, उसी को अफवाह तंत्र कहते हैं, उसी को नदी तंत्र कहते हैं, उसी को नदियों का जाल कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र क्यों कह सकते हैं? नदियों का जाल, ठीक है, जो सहायक एक मुख्य नदी की जो सहायक नदियां होती हैं, इसी को क्या कहते हैं? इसी को अफवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये सारे टॉपिक पॉइंट जो है मिलेंगे। तो बेसिक पॉइंट यहाँ शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करेंगे अब अपवाह द्रोणी की। तो अपवाह द्रोणी की अगर बात करें तो अपवाह द्रोणी मतलब होता क्या है, ठीक है। द्रोणी मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि रास्ता कोई होता है। द्रोणी मतलब क्या होता है? एक रास्ता समझ लेते हैं कि जो द्रोणी होता है एक रास्ता होता है। अपवाह जिस रास्ते से कह सकते हैं कि जो नदी तंत्र होता है, नदी तंत्र यानी अपवाह तंत्र, ये जो आपका सहायक नदी है, एक नदी जिस अपवाह तंत्र से या जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है, जिस रास्ते से प्रवाहित होती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम द्रोणी कहेंगे, उसे अपवाह द्रोणी कहेंगे। यानी नदी जिस रास्ते से, जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है उसे क्या कहेंगे? अपवाह द्रोणी कहेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पे। एक नदी तंत्र यानी नदी तंत्र कहेंगे एक मुख्य नदी की सहायक नदी। अपवाह तंत्र यानी जिस क्षेत्र से जल प्रवाहित होता है, जिस क्षेत्र से जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपवाह द्रोणी। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये पर्वत है, तो यहाँ से ये रास्ते से, इस रास्ते से जो है नदी आ रही है। तो ये जो रास्ता है, यहाँ से जो नदी आ रही है, ये जो रास्ता है इसको क्या कहेंगे? अपवाह द्रोणी कहेंगे। मतलब जिस रास्ते से नदी प्रवाहित होती है उसे क्या कहेंगे? अपवाह द्रोणी कहते हैं। सिंपल पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जल विभाजक। जल विभाजक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट जल विभाजक समझ में आएगा। जल विभाजक पॉइंट आपको सामने आएगा। तो जल विभाजक पहले समझते कि जल विभाजक किसे कहते हैं। जल विभाजक की अगर बात करें तो जल विभाजक मतलब बांटना होता है, सिंपल पॉइंट है। यानी पानी का जो बंटवारा होता है वो कैसे होता है? जब नदी बहती है तो वहां पे पानी का बंटवारा कैसे होता है? भूमि का बंटवारा तो हो सकता है, भूमि का बंटवारा लोग करते हैं, लेकिन जब जल का बंटवारा किस प्रकार में करेंगे? जब नदी बहती है तो वो बंटवारा कैसे होता है? कहीं पे जब कोई पर्वत होता है, कहीं पे कोई उच्च भूमि होती है, नदी जो होती क्या होती है? जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है इस टाइप का, ठीक है, नदी इधर से बह रही है, नदी इधर से बह रही है, ये नदी है, ठीक है, इधर से बह रही है। तो यहाँ पे जो ऊंचा भाग है, ये वाला भाग जो है, इससे क्या होगा? यहाँ पे जो है नदी, कुछ नदी बह रही है, यहाँ पे इस सहायक नदी है इसकी, या कुछ और नदी मान लेते हैं, दो नदियां मान लेते हैं बह रही है, ठीक है, इस टाइप की, ऐसे करके। तो अभी जो पर्वत जो बीच में पड़ेगा, ठीक है, तो कुछ नदी इधर से टर्न ले लेगी, कुछ नदी इधर से टर्न ले लेगी, क्योंकि जो ऊंचा उठा भाग है, ये वाला भाग जो है, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो है ये ऊंचा उठा भाग है। तो नदी जब बह रही है
तो इस ऊंचे ऊंचे भाग में नदी जो है डिवाइड हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, इस टाइप की चली जाती है। ये नहीं कह सकते हैं कि जब नदी बह रही है तो कोई ऊंचा उठा अगर भाग हो, ठीक है, यहाँ पे नदी बह रही कुछ उठा भाग हो, तो ये नदी जो है इस टाइप पे डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। यानी नदी का दो भाग में विभाजन होना, कोई ऊंचा उठा भाग या पर्वत जब बीच रास्ते में आ जाता है नदी के, तो नदी जो है डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, जल विभाजक कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है, 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जबकि जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। 1 नंबर का सवाल यहाँ से बन सकता है कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, जल विभाजक किसे कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा समझ सकते हैं आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं भारत में अपवाह तंत्र। भारत में जो पूरा नदियों का जाल है, जो पूरा अपवाह तंत्र है, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग अपवाह तंत्र। इसके बारे में थोड़ा बेसिक पॉइंट समझते हैं कि अपवाह तंत्र में 2 प्रकार की अपवाह तंत्र को बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं हिमालय नदियां के बारे में। हिमालय नदी के बारे में थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग कौन कौन सी नदी हिमालय श्रेणी से निकलती है उसके बारे में विथ मैपिंग के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक पॉइंट पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे हिमालय नदियाँ जो होती हैं, ये यहाँ की जो नदियाँ होती हैं ये 12मासी होती हैं। 12मासी अर्थात 12 महीने बहने वाली होती है। रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है कि लगातार बर्फ का पिघलना और वर्षण। ठीक है, लगातार बर्फ पिघलती रहती है, वर्षण होता रहता है। वर्षण अर्थात ये कहेंगे कि जब वर्षा होती है ना, जैसे मान लीजिए जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ साथ जो वर्षा होती है, इस वर्षा में पानी ना होकर जब ये हिमकण में होता है, हिमकण में यानी बर्फ के कण में होता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे वर्षण कहा जाता है। यानी इसे कहते हैं बर्फ की बारिश हो रही है या बर्फ गिरना कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे वर्षण कहते हैं। ठीक है, तो जब लगातार वर्षण होता है, बर्फ पिघलती रहती है, तो यहाँ की नदियां जो होती हैं 12 महीने लगातार बहती रहती हैं, इसलिए इसे 12मासी कहा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ का है कि ये नदियां महाखंड या गाज का निर्माण करती हैं। खासकर सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये महाखंड या गाज का निर्माण करती हैं। आपका डाउट होगा कि गाज महाखंड क्या होता है, तो मैं अभी इसके बारे में बता रहा हूँ, पहले पॉइंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यहाँ की नदियां जो हैं बी आकार घाटी का निर्माण करती हैं। यहाँ की जो नदियां हैं बी आकार घाटी का निर्माण करती हैं। कैसे करते हैं लोग प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ की नदियां जो होती है छिप्रिकाएं और जलप्रपात भी बनाती हैं। छिप्रिकाएं और जलप्रपात भी बनाती हैं। तो आपका डाउट ये होगा छिप्रिकाएं क्या होती है, जलप्रपात क्या होता है, अभी कवर करेंगे इसको। यहाँ की नदियां गोखुर झील और नदी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक गोखुर झील है और डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब कि हिमालय जो नदियां होती हैं गोखुर झील और जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो डाउट है वो डाउट हम लोग कवर करने वाले हैं। जो हमारा डाउट है वो डाउट था ये कि बी आकार घाटी क्या होती है, जलप्रपात क्या होता है, छिप्रिकाएं क्या होती हैं, गोखुर झील, बिसर्प और गाज क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग बी आकार घाटी की। बी आकार घाटी जो होती है उस स्टाइल से, ये आपका ये पर्वत है और नदी जो है इस टाइप से बहती है। ठीक है, इस टाइप से बहती है। जो नदी बहती है इस टाइप से, यहाँ पे जब ये आती है नदी, तो इसकी जो निचला जो स्तर होता है यहाँ पे, ये इस काटती हुई जो है नदी जो काटती हुई आगे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप होता है, स्लोप जो तेज से गिरती है, तो यहाँ पे जो है नदी यहाँ पे इस एरिया में जो है तेज से काटती हुई, ये जो शेप बनता है ये कुछ इस आकार में बन जाता है, बी आकार में बन जाता है। ठीक है, ये जो शेप बनता है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहेंगे वी आकार की घाटी। ठीक है, वी आकार की घाटी। अब क्या होता है, यही कुछ जब पर्वत से जब हिम जो है खिसक कर, यहाँ से हिम जो है खिसक कर इस वाले एरिया में, जब यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो एरिया था वी आकार घाटी, यहाँ पे जो है जमा हो जाते हैं। तो ये जब जमा हो जाता है, बर्फ जो होती है जो जमा हो जाता है, तो वहाँ पे ये जो जमा होता है बर्फ इस आकार में ऐसे ले लेता है, क्योंकि सबसे पहले तो निचले स्तर पे ही भरेगा, जो जहाँ पे गड्ढा है, तो जहाँ पे ये भरता है तो ये आकार कुछ इस तरह से ऐसे हो जाता है, यानी ये आकार जो है ये इस तरह से हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं यू आकार की, इसे हम कहते हैं यू आकार की घाटी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, यू आकार की घाटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे वी आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आया। जब नदी तेज से आती है तो वेग के कारण तेज से नीचे गिरती, तो
उसका जो जब चट्टान को काटती है तो वो वेग से ये नीचे वाला भाग जो है इस आकार में काटता है और काटती हुई नदी जो आगे बढ़ जाती है, इसके बाद जो शेप निकल के आता है वो बी आकार में हो जाता है, जिसे हम बी आकार घाटी कहते हैं। ठीक है, यही बात जो है ठंड के मौसम में जो है बर्फ की चट्टान कुछ खिसक के जब नीचे आती है, बैठ जाती है, जम जाती है, तो ये कवर भर जाता है, ठीक कवर हो जाता है, भर जाता है, जिससे जो है शेप यू आकार में दिखने लगता है। ठीक है, बी आकार हो गया, यानी ये पॉइंट कवर हो चुका है। यहीं पे गाज को देख लेते हो, गाज क्या होता है, तो गाज ये होता है जब नदी से ये नदी यहाँ पे ये इस वाले एरिया में जब नदी ऐसे बहती है, इधर से बहती है या इधर से बहती है, ठीक है, तो इसका जो ये निचले वाला हिस्सा होता है यहाँ पे जो निचले वाला हिस्सा होता है, जब इसको काटते हुए आगे बढ़ जाती है, नदी आगे बढ़ जाती है, तो इसी को जो निचला वाला हिस्सा रहता है इसको क्या कहते हैं, गाज कहते हैं या महाखड्ड कहते हैं, जहाँ महाखड्ड का निर्माण होता है। ठीक है, निचले वाला जो स्लोप होता है, निचले जो ढाल होती है, इन्हें कह सकते हैं दो पर्वतों के निचले वाले सतह काट कर जो रास्ते बनते हैं उसे क्या कहते हैं, गाज कहते हैं, जहाँ से नदी प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, गाज कहते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट कवर हो चुका। अब बात करते हैं जलप्रपात और छिबिरकाएं की। जलप्रपात और छिबिरकाएं की, ये आपका एक प्लेट है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ से जो है पानी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से नदी है जो प्रवाहित हो रही है, जब नदी तेज से बेग से नीचे गिरती है, ठीक है, इस टाइप से जब नीचे गिरती है, बहुत तेजी के साथ जब नीचे गिरती है, तो यहाँ का ये पानी जो है ये एरिया जो है ये कट जाती है। ठीक है, उसके बाद ये कटने के साथ नदी जो है कुछ इस टाइप से बहती है, इस टाइप से बहती है। ठीक है, तो इसी क्या कहते हैं, इसी को हम झरना कहते हैं, झरना या जलप्रपात कहते हैं, इसी को कहते हैं झरना या जलप्रपात कहते हैं। और यही जब जलप्रपात यही जब वेग के कारण यहाँ पे जब ये कटती है, तो कटने के साथ साथ कुछ चट्टानें भी होती हैं बीच में जो यहाँ पे इसमें रुकावट पैदा करती हैं। ठीक है, यहाँ के साथ साथ जो है जब पानी आगे बढ़ती है तो यहीं पे जो है ये एरिया जो है छिबिरकाएं का निर्माण करती है। पानी जो गिरता है नीचे के साथ तेजी से, तो जब ये धरातल मतलब कि जब ये सतह से जाती है तो यहाँ पे जो है कुछ चट्टानें होती है, जिसके कारण जो है ये और पानी रुकावट पैदा करके धीमी गति से होता है, जिससे यहाँ पे गाज का छिबिरका का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे पर्यटन का बहुत बढ़ावा केंद्र हो जाता है ये जलप्रपात और ये छिबिरकाएं। तो ये कह सकते हैं कि जलप्रपात के कारण ही छिबिरकाएं का निर्माण होता है। ठीक है, ये पॉइंट कवर हो चुका। अब बात करते हैं गोखुर झील की। गोखुर झील की अगर बात करें तो नदी जो है कुछ इस टाइप से बहती है। नदी जो है एक बिसर्प की तरह बहती है, बिसर्प मतलब सर्पिला आकार में बहती है। ठीक है, नदी कुछ इस टाइप से बहती है, ऐसे करके। ठीक है, जब नदी ऐसे बहती है तो यहाँ से जब नदी इस टाइप से बहती हुई इधर से आती है ऐसे करके, तो अपने साथ विभिन्न प्रकार के अवसाद भी लेकर आती है। ठीक है, जब अवसाद लेकर आती है तो नदी जो है अवसाद के कारण जो है अवसाद आती है तो कहीं पे जमा आता है। नदी जो है बाढ़ के कारण नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी जो है यहाँ पे इस भाग को, क्योंकि जब नदी इधर से आती है तो इसे काटती हुई इधर से आती है ऐसे। ठीक है, फिर नदी जो है इधर से आके ऐसे चली जाती है, यानी ये वाला जो एरिया है ये वाला ये यहीं पे छूट जाता है और यही जो है गोखुर झील का निर्माण करता है। गोखुर झील का क्या करता है, निर्माण करता है, यानी गो के खुर के तरह होता है, ये आकार जो होता है गो के खुर की तरह होता है और ये एरिया पूरा क्या होता है, गोखुर झील हो जाता है। ठीक है, तो ये गोखुर झील हो गया। बिसर्प यानी ये जो आपका एरिया ऐसे आता है नदी, इसको क्या कहते हैं, इसी को हम बिसर्प कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कर चुका। तो इस तरह से पॉइंट आप समझ सकते हैं और ये कुछ डाउट था। ठीक है, आपसे मुलाकात हुई अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई व्यस्त रहिए। धन्यवाद।